ऑल इंडिया पीपल्स फोरम के इस डिस्कशन में सबका स्वागत है। और मैं कविता कृष्णन हूँ। मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की हूँ और ऑल इंडिया पीपल्स फोरम के साथ भी जुड़ी हूँ, उसके साथ भी सक्रिय हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एपीएफ का ये जो सीरीज़ है, जिसमें हम लोग लॉकडाउन के समय के ढेर सारे ज़रूरी सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग श्रम कानूनों और श्रम पर कुछ बातचीत करेंगे। श्रम कानूनों में मौजूदा जो बदलाव घोषित हुए हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में और साथी हैं जिन्होंने रखा भी होगा, जो आगे भी रखेंगे। तो मैं श्रम कानूनों पर ठीक कौन से श्रम कानून थे, उनमें क्या बदलाव हुआ वगैरह, उस पर कम बोलूँगी। मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग थोड़ा इस बात पर चर्चा करें कि श्रम कानून क्या है, कैसे शुरू हुए, इनके क्या मायने हैं और इनके चले जाने के क्या मायने हैं, इनके हटा दिए जाने के क्या मायने हैं, ये किस प्रक्रिया में बने, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। और आप जानते हैं कि इस समय जब भी हम अगर आंख खोल करके अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आसपास देखें, तो एक बहुत ही भयानक चित्र दिखता है जिसमें मज़दूर महिलाएं हैं, मज़दूर बुज़ुर्ग हैं, मज़दूर पुरुष हैं, मज़दूर बच्चे हैं। ये पैदल 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 न जाने कितने लंबे लंबे रास्ते तय कर रहे हैं। इनके लिए जो छोटी सी चीज़ होनी चाहिए थी कि इनको घर जाने के लिए बसों की सुविधा, ट्रेन की सुविधा मिले, ये न दे करके इनको पैदल पैदल जाने के लिए कोरोना वायरस के समय में कोविड-19 के खतरे को झेलते हुए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आप सोचिए कि ऐसे सरकार की मानसिकता क्या होगी, कैसी होगी, जिसमें वो इस भयानक पीड़ा को देखते हुए उसके मन में ये बात आएगी कि अरे वाह, क्या सही समय है कि हम लोग मज़दूरों के लिए जो श्रम कानून है, मज़दूरों के सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उसको हम हटा देते हैं। उसको हटाने का ये सबसे फर्स्ट क्लास बढ़िया मौका है। मज़दूरों की पीड़ा को देख करके ही मज़दूरों की सुरक्षा को ख़त्म करने की बात सोचने वाली सरकार की मानसिकता के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जब आप सोच रहे हैं तो मैं आपको ले जाना चाहती हूँ थोड़ा सा पीछे, लगभग 100-150 साल पीछे ले जाना चाहती हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आखिर श्रम कानून क्या चीज़ है। ये अन्य कानूनों की तरह नहीं बनी है, इनका लागू होना भी अन्य कानूनों की तरह नहीं है। बहुत सारे अन्य कानून हैं जिन्हें लागू करने में बहुत अतिरिक्त इच्छा होती है सरकार की, सरकार का डंडा उठाने वाली पुलिस की, सेना की, सबकी। लेकिन श्रम कानून ऐसे नहीं है। श्रम कानून बने हैं तो मज़दूरों के संघर्षों से बने हैं, और मज़दूरों के संघर्षों से बने हुए कानून सिर्फ मज़दूरों के संघर्षों से ही ये इम्प्लीमेंट भी होते हैं। इनका लागू होना भी उतना ही होता है जितने मज़दूरों का संगठित होकर के संघर्ष करने की क्षमता होती है। इससे वो सीधा एक जुड़ाव, सीधा एक लगाव होता है। तो इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए मैं आपको ले जाना चाहती हूँ कार्ल मार्क्स की उस किताब पूंजी के प्रथम भाग में, वॉल्यूम 1, कैपिटल वॉल्यूम 1। अब आप कहेंगे कि अरे बाप रे, ये तो इतनी मोटी सी किताब, देखा है कभी कभी लोगों के किताबों की शेल्फ पर, यहाँ मेरे पीछे भी है, तो इसको देखते ही लगेगा कि अरे इसको उठा करके अब कैसे पढ़ें, क्या शुरू करें। तो अगर आपने अभी तक इसे ना पढ़ा हो या पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय आप ज़रूर, ये ऑनलाइन भी आपको तलाशने पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, और हिंदी में भी मिल जाएगा, कई भाषाओं में मिल जाएगा। इसे ज़रूर ले करके आप उसमें से जो 10वां चैप्टर है, चैप्टर 10 है, उसको ले करके पढ़ना शुरू करिए। अगर आपने शुरू से ना पढ़ा हो तब भी कोई बात नहीं,
अगर आप मजदूर हो तब तो खास करके आप चैप्टर नंबर 10 से पहले शुरू करिए, उससे हम और पीछे लौट सकते हैं, पीछे का पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उस पर हाथ लगाने में अगर आपको कुछ घबराहट हुई हो, कुछ थोड़ी हिचकिचाहट हुई हो, तो सबसे अच्छी जगह शुरू करने की चैप्टर नंबर 10 है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और आज के हमारी बातचीत से ये कहाँ जाके जुड़ता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इस चैप्टर में लिखी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगी। इस चैप्टर में श्रम का दिन कितना लंबा होता है और इसकी लंबाई किस हिसाब से तय होता है, इसके बारे में एक काफ़ी गहन चर्चा है और बढ़िया से समझ में आने लायक चर्चा है। तो इसमें मैं कहूँगी कि इसको आप समझें कि एक तरह से मजदूर और पूंजीपति दोनों को पूंजीवाद बराबर के हिस्सेदारों के रूप में देखता है। वो समझता है कि ठीक है, बाजार है, बाजार में मजदूर अपना श्रम बेचने आता है और पूंजीपति जो है वो अपना पूंजी लेकर के आता है, श्रम खरीदने आता है। एक श्रम का बेचने वाला, एक श्रम को खरीदने वाला। तो दोनों के बीच में जो भी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, ये एक बराबरी का कंपटीशन है और इसी कंपटीशन में कितनी मजदूरी दी जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तय हो जाती हैं। पूंजीवाद की परिभाषा में यही होता है। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो रेस है, ये जो रेस दौड़ता है मजदूर और पूंजीपति, ये दोनों क्या बराबरी का ये रेस है? ये क्या दो बराबर लोगों के बीच का रेस है? इसके बारे में कार्ल मार्क्स और उनके मित्र, बंधु, साथी फ्रेडरिक एंगल्स के लेख पढ़ने लायक हैं। इसमें फ्रेडरिक एंगल्स का एक लेख है जो मुझे पता है कि marxist.org पे आसानी से उपलब्ध है, बहुत छोटा सा लेख है, इसलिए इसको तो ज़रूर ही पढ़ डालिएगा, आज के आज पढ़ डालिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इनके जो लिंक्स हैं मैं नीचे आपको दे दूं। इसमें इस लेख का टाइटल है काम के उचित दिन के लिए उचित मजदूरी। तो ये एक नारा हुआ करता था, जो नारा आज भी सुनने को मिलता है कि उचित दिन के लिए उचित मजदूरी, अ फेयर डेज वेज फॉर अ फेयर डेज वर्क। यानी अपने सही दिन, जितना दिन होना चाहिए उतना, जितना दिन का समय होना चाहिए उसके लिए आपने काम किया है और उस काम के लिए आपको मजदूरी दी जा रही है। इसका पर्दाफाश, इस पर चर्चा किया था फ्रेडरिक एंगल्स ने 1881 में, और यही एक छोटा सा लेख है जिसको जो पढ़ने लायक है इसमें, जिससे इस बात को सब। तो इस लेख में एंगल्स ने एक बात कही थी कि ये जो दौड़ है पूंजी के साथ, जो यह दौड़ है मजदूर का, मजदूर श्रम शक्ति का, लेबर का, श्रम का जो दौड़ है पूंजी के साथ में, इसमें श्रम के पैरों में एक तोप का गोला बंधा हुआ है। वह सिर्फ विकलांग नहीं है, उसके पैरों में एक तोप का गोला बंधा हुआ है। वह तोप का गोला क्या है? वह तोप का गोला भूख है। क्यों? क्योंकि श्रमिक जितना तैयार करता है या करती है, श्रमिक जितना अपनी मजदूरी से तैयार करते हैं, वो सारी जितना धन है वही पैदा करते हैं। लेकिन वो जो पैदा करते हैं वो उनके हाथ में नहीं आता, वो पैदा हो करके वो पूंजीपति के हाथ में जाता है और फिर पूंजीपति उसमें से मजदूरी के रूप में एक हिस्सा श्रमिक को देता है। वो हिस्सा क्या और कितना होगा और ये श्रम कितनी देर के लिए किया जाएगा, ये सारी चीजें कैसे तय होती हैं। श्रम कानूनों पर जब हम चर्चा करेंगे तो शायद कानूनों पर चर्चा करने से पहले इन बातों को समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें तय कैसे होती हैं। आखिर इन्हीं को तय करने के लिए, इन्हीं की पुलिसिंग करने के लिए, इन्हीं पर थोड़ी सी पहरेदारी रखने के लिए श्रम कानून बनते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा न्यूनतम मजदूरी इतनी होगी या इतने घंटों का काम का दिन होगा, जिन सारी चीजों को आज खत्म होने की बात हो रही है।
उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, राजस्थान में हो रहा है। इसमें भाजपा शासित सरकारें भी हैं, कांग्रेस शासित सरकारें भी हैं, बहुत सारी सरकारें हैं, और केंद्र सरकार तो लंबे समय से, मोदी सरकार जो है वो श्रम कानूनों के खात्मे को करने के लिए मौका तलाश रहा था, और अब इस मौके पर, कोविड-19 वाले मौके पर, ये खत्म होने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय इसको समझना कि आखिर ये तय होते कैसे हैं, तो इसको तय करने में इसे समझने के लिए थोड़ा सा एंगल्स के इस लेख को भी और मार्क्स के लेख को समझना है। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समय लेकर के 5 मिनट लेकर के समझाऊं कि मजदूर के बिना पूंजीपति को मुनाफा नहीं हो सकता। श्रम के बगैर पूंजी का निर्माण ही नहीं हो सकता। पूंजीपति कहता है ना कि मैं तो अपनी पूंजी से दे रहा हूं मजदूरी, तो भाई आप श्रम कर रहे हैं, आपको उसके एवज में आपको मजदूरी दी जा रही है, इससे ज्यादा आप इसके हकदार कैसे हो गए? पूंजी तो मेरे पास आई ना। लेकिन पूंजी क्या है? पूंजी आपके पास कहां से आई? पूंजी जो आपके पास आई वो तो हवा से आई नहीं, वो तो पेड़ों पे उगता नहीं। पूंजी जो आपके पास आई उसे श्रम ने बनाया। श्रम के बिना कोई पूंजी संभव ही नहीं है। पूंजी बनता है तो श्रम से ही बनता है, ये है। तो श्रम के बगैर पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता। श्रम से ही अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। ये जो अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू जिसको कहते हैं, उसे थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है, और इसे ही मैं समझने में आपकी मदद करूंगी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मजदूर को जितनी मजदूरी दी जाती है उससे अधिक वह हमेशा पैदा करती है। जिसकी मजदूरी, जिस हिस्से की मजदूरी जिसका वो श्रमिक काम करते हैं, लेकिन उस एक हिस्से की मजदूरी नहीं मिलती, उस हिस्से की मजदूरी, जिस हिस्से की उसे मजदूरी नहीं दी जाती, उसी मेहनत के उत्पादन को हड़प लेना पूंजीवादी शोषण का सार है। इसे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे अभी। मजदूर को चाहे जितनी अधिक मजदूरी मिले, उसका यह शोषण होता ही है। यानी मजदूरी कुछ देशों में कम हो सकता है, कुछ देशों में ज्यादा हो सकता है, कुछ राज्यों में अधिक हो सकता है, कुछ समय में अधिक हो सकता है, कुछ समय में कम हो सकता है। लेकिन अगर वो ठीक ठाक अच्छी मजदूरी भी हो, तब भी जो वो श्रम कर रहे हैं श्रमिक, वो जितना श्रम करते हैं उससे वो कम ही मजदूरी पाते हैं। ये चीज बिल्कुल साफ है। और ये कैसे साफ है, ये मैं आइए समझते हैं इसको। तो श्रम शक्ति का मूल्य क्या है? श्रम शक्ति का मूल्य वह राशि है जो मजदूर को बनाए रखने के लिए, यानी उसके हाड़ मांस को बिल्कुल बनाए रखने के लिए, और वो दूसरे दिन काम के लायक फिर से बने, उस लायक रखने के लिए, उस लायक उसे दोबारा बनाने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही श्रम शक्ति का मूल्य है। इसका अर्थ क्या है कि श्रमिक मानो आज दिन भर काम किए, तब तो वो थक गए, उनके श्रम शक्ति का एक इस्तेमाल हो गया, उसमें वो थक गए हैं, उसमें उनका खून पसीना ये हो गया है, खर्च हो गया है। श्रम शक्ति जितना उनका खर्च हुआ, उतना वो कल तक फिर से बनेगा कैसे कि वो फिर काम कर सके? तो इसके लिए उनको खाना चाहिए, उनको नींद चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको ढेर सारी ज़रूरतें चाहिए, हो सकता है स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनको पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए। आप बस जोड़ते जाइए, इसमें जितने ज़रूरत के सामान हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कम हो सकता है, एकदम कम, जिसमें अगर पूंजीपति कहे कि भाई ईंधन, वो तो आपका सरदर्द है, आप कहीं से जुटाइए। खाना, वो तो पत्नी बनाए, भाई अगर पत्नी श्रमिक भी है तब भी पत्नी ही इसको बनाए। सारे काम जो है वो आप अपने निजी जीवन में किसी तरह संभालिए। हम आपको सिर्फ उतना, एकदम न्यूनतम उतना देंगे जितना अगर हम न दें तो शायद आपका शरीर खत्म हो जाए, आप मर जाएं, आप दूसरे दिन काम पर हाजिर न हो सके। इतना हम न्यूनतम कर करके आपको देंगे। ये जो न्यूनतम है, ये है श्रम शक्ति का मूल्य।
दूसरे दिन भी काम पर लौट आने के लिए मजदूर महिला या पुरुष को आराम, भोजन, घर, ईंधन आदि की जरूरत है। जब मजदूर मर जाए तो उसकी जगह लेने के लिए मजदूरों की अगली पीढ़ी को पैदा करने और बड़ा होना होता है। तो उसे भी तैयार करने के लिए ये मूल्य की जरूरत है। इन सारी चीजों को मिला करके श्रम शक्ति का मूल्य वही होता है जो इन सारी जरूरतों को पूरा करे। समाज का विकास कितना हुआ है, वर्ग संघर्ष का स्तर क्या है, इसके आधार पर ये जरूरी चीजों में क्या क्या आता है, इसमें फर्क हो सकता है। यानी अमेरिका या ब्रिटेन में जो मजदूरी है वो भारत से ज्यादा हो सकता है। कभी कभी यह मजदूरी मजदूर और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी न्यूनतम राशि से कहीं कम हो सकता है, जैसे हमारे देश में है, जहां न्यूनतम मजदूरी जिसको कहा जाता है वो भी इतना कम है कि इसमें मजदूर का जो परिवार है वो खा पी के जी नहीं सकता है। ये भी हो सकता है। लेकिन श्रम शक्ति का मूल्य हमेशा वही रहेगा जो मजदूर और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए सबसे न्यूनतम है, जरूरी है। तो ये जरूरी में क्या आता है, ये वर्ग संघर्ष से बदलता है, लेकिन ये जरूरी ही है। लेकिन मजदूर हमेशा ही उसके भरण पोषण के लिए जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा पैदा करती है, हमेशा। तो और वही वो अतिरिक्त मूल्य है जहां से मुनाफा पैदा होता है, जहां से पूंजी बनता है, जहां से पूंजीपति को लाभ मिलता है। तो किसी एक कार्य दिवस में, मानो एक कार्य दिवस अगर 8 घंटे का है मान लीजिए, तो उसमें से मानो 4 घंटे का जो दिवस है उसमें मजदूरों के भरण पोषण के लिए जितनी लागत है वो निकल आती है। तो बाकी 4 घंटे तो वो मुफ्त में काम कर रहे हैं। बाकी 4 घंटे का जो वो उत्पादन करते हैं वो मुनाफा में बदल जाता है, वो अतिरिक्त मूल्य में बदल जाता है। और इसलिए ऐसा होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मुनाफा नहीं होगा, पूंजीवाद के लिए बिल्कुल जरूरी। तो पूंजीपति इस हिस्से को बढ़ाना चाहता है हमेशा। तो पूंजीपति इस हिस्से को कैसे बढ़ा सकता है? पूंजीपति हमेशा इस मुफ्त के काम का जो लागत है, उसका जो हिस्सा है, उसे बढ़ाना चाहता है। किन तरीकों से? तो पहला तो ये कि मजदूर और उसके परिवार के भरण पोषण की लागत को कम बता के, ये कह करके कि अच्छा आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी तरह भात और नमक में या रोटी नमक में अगर आप चला पा रहे हैं, तो इसमें आपको सब्जी और दाल और अंडे और दूध की क्या जरूरत है? उसके बिना तो आपका चल रहा है। तो इसे एक तरह से इस लागत को हमेशा पूंजीपति और पूंजीपति वर्ग कम करके बताने की कोशिश करेंगे। और एक तरह से आप देख लीजिए ना कि अभी भी जो चल रहा है कि जब मजदूरों को लॉकडाउन के समय सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हुई कि अच्छा लॉकडाउन के समय मजदूरों को मजदूरी मिले, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि अच्छा मजदूरों को अगर खाने को मिल रहा है, अगर सरकार खाना परोस के खिला रही है, तो फिर उनको मजदूरी देने की क्या जरूरत है? तो ये भी इसी सोच को दर्शाता है कि एक तरह से आपको तो बस उतना ही तो देना है जिससे आपका जिंदा रहना जरूरी है। जब आपको खाना मिल रहा है तब मजदूरी लेके क्या करेंगे? मजदूरी की क्या जरूरत हो गई आपकी? ये शायद ज्यादा खाते पीते लोगों के लिए नहीं कहा जाएगा, ज्यादा संपन्न लोगों के लिए कभी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो मजदूर है, मजदूर वर्ग है, इसके लिए ये कहा जाता है। बड़े आसानी से, बड़े आराम से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनके चेहरे पर, बिना उनके गाल पर कोई शर्म का ये आए हुए, शर्म का कोई दाग आए हुए, उन्होंने ये बात पूछ लिया। तो यही इसी बात को बताता है कि मजदूर और उनके परिवार के भरण पोषण की लागत ये कितना कम करके बता सकते। मैंने आपको स्कूल की फीस क्यों भरनी है, ये वो नहीं समझेंगे, ये वो नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे वो सारा आपका सरदर्द। दूसरी चीज ये पारिवारिक व्यवस्था के जरिए, जिसमें भरण पोषण के जरिए भी ये कम करते हैं, इस हिस्से को बढ़ाते हैं जो मुफ्त में श्रम को बढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें भरण पोषण की जिम्मेदारी को इस हमारी व्यवस्था में, मैंने सिर्फ हमारे देश के नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में औरतें मुफ्त में निभाती हैं। यानी घर का काम, बच्चे और बूढ़ों और बीमारों का देखभाल, हमारे देश में मतलब पानी लाना, ईंधन लाना, ये सारी चीजें
ये तो हमने देखा ना कि ये तो पूंजी के लिए और पूंजीवाद के लिए भी तो जरूरी है, क्योंकि ये काम अगर नहीं होंगे, अगर खाना नहीं बनेगा, पेट भर खाना नहीं मिलेगा, अगर रहने की जगह नहीं होगी, अगर पानी नहीं मिलेगा, बच्चों का देखभाल नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो कल जो श्रमिक आज काम किए हैं वो कल फिर से काम पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जो श्रमिक मर जा रहे हैं तो उनकी जगह लेने के लिए कल के श्रमिक की पीढ़ी भी नहीं तैयार हो पाएगी। इसलिए पूंजीपति की तो जरूरत है, पूंजीपति वर्ग की भी जरूरत है कि ये सारे काम हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये काम हमारे नहीं है, ये काम आप लोग अपने निजी घरों में औरतें करें। और वो तो औरतें करती हैं, क्योंकि औरतें जो हैं वो तो सब कुछ माने सेवा करना चाहती हैं, अपने सेवा भाव से करती हैं। ये सारी विचारधारा उस पर जाकर के वो लिपा पोता जाता है और वो जुड़ा रहता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन असल में ये बात है कि ये सारी चीजें तो, ये सारा घरेलू श्रम ये पूंजीवाद के लिए भी जरूरी है, पूंजीपति के लिए भी जरूरी है, लेकिन पूंजीपति उसका खर्चा नहीं देना चाहता, उसका खर्चा अपने मन से वो नहीं उठाना चाहते। फिर तीसरा चीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के हमारे डिस्कशन के लिए, वो है कार्य दिवस को यथासंभव लंबा करके या उतने ही घंटों में माने मजदूरों से अगर कार्य दिवस उतना ही है, जैसे 8 घंटे का दिवस भी दिन अगर है, उसमें भी आप खाने के समय को घटा दीजिए, आप टॉयलेट जाने के समय को घटा दीजिए, आप इस तरह से हर छोटी छोटी चीज को कम करा करके मजदूरों से ज्यादा काम करवा लीजिए। ये पूंजीवाद का नेचर है। और इसी तरह से मजदूर भी इस मुफ्त की काम की अवधि को कम करने की लड़ाई लड़ते हैं, और इस लड़ाई से ही एक तरह से श्रम कानून बने हैं। श्रमिक और पूंजीपति वर्गों के बीच में ये जो लड़ाई लड़ी गई है, इससे काम के दिन में बदलाव होना, इससे मजदूरी कितनी दी जाएगी, मजदूरी में किन किन चीज़ों को गिना जाएगा, स्कूल की फीसों को गिना जाएगा कि नहीं, अच्छी स्कूल की व्यवस्था को गिना जाएगा कि नहीं, परिवहन की व्यवस्था को गिना जाएगा कि नहीं, कम्युनिटी किचन को गिना जाएगा कि नहीं, राशन को गिना जाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहे मजदूरी के रूप में, चाहे सरकार जो पूंजीपति वर्ग का रक्षक है वो सरकार की तरफ से ये इन चीज़ों का दिया जाना होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें एक तरह से संघर्षों से तय हुआ है, मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच के संघर्षों का से तय हुआ है। और संघर्षों से ही इसलिए श्रम कानून भी बने हैं। और पूंजी का ये जो कैपिटल वॉल्यूम 1 है, कार्ल मार्क्स का जो पूंजी नाम की जो किताब है, इसमें जो 10वां अध्याय है, 10वां चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि पूंजी द्वारा मजदूर को खाना खाने या मनोरंजन के समय में या छोटी छोटी चोरियां की जाती हैं, या समय की छोटी पॉकेटमारी की जाती है, मिनट भर की कटौती की जाती है, या मजदूर अपनी भाषा में जो कहते हैं। और याद रखिए कि 19वीं सदी के इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटेन के बारे में कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं। तो मजदूर उस समय कहते हैं कि खाना खाने के समय को लेकर के, खाना खाने के समय को काट कुतर कर घटाने की जो आदत है मालिक की, पूंजीपति की, इसके बारे में मजदूर शिकायत करते हैं। तो ये जो काट कुतर है, ये जो छोटी छोटी पॉकेट मारी है, ये तो आज भी होता है। किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए, आपको याद होगा कि मारुति वाला जब आंदोलन चल रहा था, उस समय मारुति के मजदूर बताते थे कि टॉयलेट जाने का समय और चाय पीने का जो ब्रेक है, दोनों इतना छोटा, इतने कम आपको 2 मिनट मिलते थे कि चाय का कप हाथ में ले करके आपको टॉयलेट में भागना पड़ता था। टॉयलेट में जो आपको काम करना है वो चाय पीते हुए ही आप करिए, क्योंकि समय आपको इतना ही दिया जाएगा, उसके अंदर आप जो कर लीजिए। महिला श्रमिक ढेर सारी जगह इस बात को कहे हैं कि हमको टॉयलेट जाने का वक्त नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमें बीमारियां होती हैं इससे। ये सारी चीज़ें, अगर आप मेंसेस में हैं, पीरियड्स में हैं, तो आपको पैड बदलने का समय नहीं दिया जाता। तो ये जो समय की चोरी है, ये पूंजीपति क्यों करता है, ये तो हम समझ गए हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अच्छा, ये छोटे छोटे आधे मिनट, आधे कुछ सेकंड की चोरी, मिनट की चोरी, इससे क्या होगा? इससे क्या माने बिना किए पूंजीवाद जीवित नहीं रह सकता है क्या? इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि पूंजीपति के लिए पल पल मिला करके ही मुनाफे का घड़ा भरता है, ठीक है।
और अगर पूंजीपति का बस चले, जो बस चलता था 19वीं सदी में, 19वीं सदी में जिस समय कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं, उस समय कोई श्रम कानून नहीं थे। उस समय रात दिन का भी कोई फर्क नहीं था। श्रमिक को काम करना है तो वो दिन में भी करे, दिन भर करे, रात भर करे, और उसमें उसका मर भी जाए तो क्या दिक्कत है, और श्रमिक तैयार बैठे हुए हैं, उनसे हम काम करा लेंगे। पूंजीपति इसी तरह से सोचता है। लेकिन पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग की तरफ से जो सरकार बना है, जो राज्य बना है, उसे थोड़ा आगे के लिए सोचना पड़ता है। उसे सोचना पड़ता है कि इस तरह से अगर हम इतनी तेजी से खर्च करते चलें श्रम शक्ति को, तब तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इससे थोड़ा धीरे धीरे खर्च करना, ये भी हमारी जरूरत है। और मजदूरों के आंदोलन से भी ये दबाव बन रहा था कि भाई नहीं, आप जो है कम से कम आप पालों में बदलिए। तो ये जो पाला, जो शिफ्ट होता था ना, कि नाइट शिफ्ट अलग और दिन का शिफ्ट अलग, ये भी एक तरह से मजदूरों के आंदोलन से ही बना कि सोने की जरूरत है मजदूर की, ये भी पूंजीपति के लिए मानना, ये मजदूरों के संघर्ष के बिना नहीं होता। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें जो 8 घंटे का दिन है, इसके लिए बहुत बेहद लंबा संघर्ष चला। ये जल्दी नहीं तय हुआ। ये बड़ी कठिन, इसके लिए न जाने कितना खून बहा। आप लोग शायद जानते होंगे कि मई दिवस, जिसको मनाया जाता है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस चीज को याद दिलाता है? ये शिकागो में जो आंदोलन चले 19वीं सदी में, उन आंदोलनों को याद दिलाता है, जिन आंदोलनों में हजारों हजार मजदूरों ने हड़ताल किया था और बड़ी बड़ी गैदरिंग करके वहां मजदूर नेता भाषण दे रहे थे 8 घंटे के दिन को मांगते हुए। और 8 घंटे के दिन मांगने वाले मजदूरों पर उस बड़ी सी गैदरिंग में, उस बड़ी सी भीड़ में किसी ने एक कुछ छर्रा फेंका, और बिल्कुल संभव है कि पुलिस की तरफ से ही कोई एजेंट था जिसने इस छर्रे को फेंका, लेकिन पुलिस ने उल्टी कहानी बता दी कि ये मजदूरों ने आतंकवाद की घटना की है, मजदूरों ने बम फोड़ा है। मजदूर अपने ही बीच में क्यों बम फोड़ेंगे? ये तो आप खुद ही समझ लीजिए, पूछ लीजिए कि क्या ये सच था। लेकिन इस झूठे आरोप पर मजदूरों के नेताओं को पकड़ा गया। भाई, मजदूरों के नेताओं ने छर्रा फेंका, इसका तो कहीं से कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जैसे आज काले कानून है यूएपीए की तरह, जैसे आज राजद्रोह कानून की तरह काले कानून है, वैसे उस समय के काले कानूनों के तहत मजदूर नेताओं को पकड़ा गया। उनको उनके साथ सुनवाई के नाम पर एक मजाक हुआ कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुनवाई के नाम पे मजाक हुआ और कई मजदूर नेताओं को मौत की सजा दी गई। लेकिन उस सुनवाई के दौरान, उस मजाकिया सुनवाई के दौरान भी मजदूर नेताओं ने अपना समय लिया कोर्ट में एक तरह से 8 घंटे के दिन के बारे में बोलने के लिए। और आप उन चीजों को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जो चीजें वो मजदूर नेता उस समय के अखबारों के बारे में कह रहे थे, जिसमें अखबार खुल के कह रहे थे, अखबारों के एडिटोरियल खुल के कह रहे थे कि अच्छा, ये मजदूर जो है ये खाने को मांग रहे हैं, ये मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ये काम के दिन घटाने की मांग कर रहे हैं, ये जो खाने के लिए रोटी मांग रहे हैं, तो रोटी के जगह उनको आप बुलेट दीजिए, यानी इंस्टेड ऑफ ब्रेड गिव देम लेड। तो बुलेट जिस लेड से बनता है, जिस मेटल से बनता है, आप उन्हें वो दीजिए, यानी सीधी उनकी हत्या कर दीजिए। ये खुल करके कह रहे थे। उन चीजों को पढ़ते हुए लगता है कि कितना कुछ क्या बदला है सही में। आज जो भाषा जी न्यूज बोलता है, आज जो भाषा रिपब्लिक टीवी बोलती है, आज जो भाषा ये जो चैनल है, जो गरीब विरोधी चैनल है, सरकार के पक्षधर चैनल है, संघ परिवार के पक्षधर चैनल है, ये कैसी भाषा बोलते हैं गरीबों के बारे में भी और गरीबों के हिमायती लोगों के बारे में भी। ट्रेड यूनियन नेताओं के बारे में सुधा भारद्वाज को अर्बन नक्सल बता करके अंदर कर दिया यूएपीए में। उनको जेल में अभी सजा तो हुई नहीं, सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन बिना सुनवाई के वो काटे जा रही हैं। 2 साल होने को आ रहा है, जेल के अंदर है, बंद है। तो ये चीजें आज भी हो रही हैं और आज ये फिर बढ़ रही हैं। मोदी राज में, भाजपा के राज में ये फिर बढ़ रही हैं। इस बात को आप समझिए। तो ये जो चीजें हैं, जो उस समय ये जो श्रम कानून 8 घंटे का दिन बना, आप जानते हैं महिला दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास में भी आप जाइए तो उसमें भी 8 घंटे का दिन जो है, 8 घंटे के दिन का संघर्ष और वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष, ये दोनों उसमें शामिल थे।
अगर आप उस समय 1908 के समय को देखिए, जिस समय ये संघर्ष चल रहे थे, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू हो रहा था, तो उस समय मजदूर महिलाएं काम करती थी किस तरह की फैक्ट्रीज में। वो कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती थी। कपड़ों की फैक्ट्री में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं और काम का समय 8 घंटे का तय नहीं है। वो काम किए जा रही हैं और उसमें उनको बाहर से ताला चाबी रख करके अंदर बंद करके काम कराया जाता था। तो फैक्ट्री में जब आग लगी, आप ट्रायंगल फायर फैक्ट्री, ट्रायंगल जिसको कहते हैं ना, ट्रायंगल फायर फैक्ट्री सर्च करके देखिएगा इंटरनेट में, उसकी कहानी पढ़िए। तो उसमें जो आग लगी तो उसमें झुलस के न जाने कितनी मजदूर महिलाएं, मजदूर लड़कियां जल के मर गई। और उसमें उस आग से बचने के लिए महिलाओं को, श्रमिक लड़कियों को, श्रमिक महिलाओं को कूदना पड़ा। बिल्डिंग से कूद करके वो माने कूद करके भी उनकी जान चली गई या वो झुलस करके मर गई। और ये अगर 1908, 1909-10 के आसपास हो रहा है, तो आप सोचिए कि जिस समय कार्ल मार्क्स पूंजी लिख रहे हैं, उससे लगभग 50-70 साल पहले की बात, उसमें भी उसी 10वें चैप्टर में आपको मिलती है कहानी 20 साल की उस मजदूर लड़की की कहानी, जो कपड़ा का मजदूरी करती है और उसकी मौत हो जाती है। जब डॉक्टर देखने आते हैं कि उसकी मौत किस चीज़ से हुई, तो वो डॉक्टर जो हैं वो थोड़े से एक तरह से एक माने सच बोलने वाले डॉक्टर होते हैं, ऑनेस्ट डॉक्टर होते हैं। तो वो कह देते हैं, पोस्टमार्टम में बिल्कुल साफ साफ लिख देते हैं वो, कि भाई मेरा तो मानना है कि ये ज़्यादा काम करवाए जाने की वजह से मरी हैं। ये जिस कमरे में काम करती थी उसमें ज़्यादा भीड़ था, इसलिए हवा कम थी। जहाँ वो सोती थी, सोने की जगह जहाँ थी, वहाँ भी ढेर सारे मजदूरों को ठूस ठूस करके एक छोटे से कमरे में भर दिया गया था, जहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह कम थी, हवा कम था। इन सारी और काम इतना ज़्यादा था, लगातार काम करते रहना पड़ता था, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तो इसमें जो सरकार थी, राज्य था, मालिक थे, ये जो है परेशान हो गए कि नहीं, ये कैसे हम कह सकते हैं कि भाई वो ज़्यादा काम करके मार दी गई। ये तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये तो गुलाम है, ये फ्री मजदूर नहीं है। 20 साल की लड़की जो है वो ज़्यादा काम करवा करके और एक तरह से एक गुलामी जैसे छोटे छोटे कमरों में काम करना और रात में सोना, बिना खिड़की के काम करना, ऐसे में हम कैसे मान लें इसको। तो उन्होंने डॉक्टर को, और मार्क्स लिखते हैं व्यंग्यात्मक रूप से कि इस डॉक्टर को, वो राज्य के जो लोग हैं, सरकार जो है, वो डॉक्टर को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाती है। वो बताती है, सरकार उसे पढ़ाती है कि ये शिष्ट भाषा नहीं है इस तरह से बस कह देना कि भाई वो जैसे भूख से मर गया कोई, ये कहना शिष्ट भाषा नहीं। हमारी सरकार ने कहती छी भूख से थोड़ी कोई मरा, बीमारी से मरे। अरे भूखे होने से बीमारियां होती हैं, इसको आप मत मानिए। कह दीजिए कि भूख बीमारी से मरे, हार्ट अटैक से मरे, न जाने किस से मरे, लेकिन भूख से मरे कहना जो है गुनाह है, गलत है। उसी तरह से उस समय ये ओवरवर्क से मरी है, ज़्यादा काम से मरी है, और ये इस तरह के कमरों में जिसमें कोई हवा कम थी और भीड़ ज़्यादा थी, इसमें रहने की वजह से और काम करने की वजह से मरी है। ये कहना जो है ये शिष्ट भाषा नहीं है। शिष्ट भाषा क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये लगता है कि ये एपोप्लेक्सिस यानी स्ट्रोक होने से मरी है, इसे स्ट्रोक हो गया है। स्ट्रोक शायद इन वजहों से हुआ हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है, इस तरह से उन्होंने लिख दिया। खैर हमारे देश की सरकार होती तो ये इतना भी न लिखती कि हो सकता है कि काम ज्यादा करने से मरी। ये भी कहना जो है ये गलत हो जाएगा, ये तो गुनाह हो जाएगा, इसको वो हटा देते। तो आप सोचिए कि इतने वर्षों का संघर्ष, मार्क्स के लिख देने भर से ये तो बदला नहीं। मजदूरों ने संघर्ष एक बार नहीं किया, बारंबार करके इसे 8 घंटे के दिन को हासिल करना पड़ा। 8 घंटे के दिन का पोस्टर, के संघर्ष का पोस्टर आप तलाश करके देखिएगा, आपको इंटरनेट में भी मिल सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स में भी मैं नीचे से यहाँ दे दूँ। तो उसमें दिखता है कि किसी ने बहुत सुंदर पोस्टर बनाया है जिसमें एक महिला श्रमिक का दिन, तो 8 घंटा काम के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, आराम के लिए, और 8 घंटा मेरा मन जो चाहे सो करने के लिए, यानी इत्मीनान से, मैंने कुछ भी करने के लिए जिसका मुझे मन हो।
मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके आराम से आराम फरमाऊं, मैं कहीं फिल्म देखने जाऊं, मूवी देखने जाऊं, पार्क में घूमने जाऊं, रास्ते में टहलने जाऊं, जो करना है करूं। ये 8 घंटा, तो 24 घंटे का जो डिवीजन है उसे इस तरह से मजदूरों ने करके बताया कि सिर्फ 8 घंटे अगर आप काम का देंगे तब तो जो जरूरी 8 घंटे का आराम है वो भी मिलेगा। आज जो इसे हमारे देश में खत्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 8 घंटे का क्यों, 8 घंटे से आप 12 घंटे बढ़ा दीजिए, 14 घंटे बढ़ा दीजिए, 8 घंटे का जो नियम है उसे खत्म कर दीजिए। और सरकार पर दबाव पड़ने पर उत्तर प्रदेश की सरकार बाकी सारे श्रम कानूनों को जो खत्म कर दिया वो तो अभी भी खत्म की हुई है, लेकिन वो कह रही है कि ये जो 8 घंटे का दिन वाला जो श्रम कानून हमने हटाया, चलिए उसको हम नहीं हटाते। लेकिन असली में तो वो हटा हुआ है, अभी भी हटा हुआ है, उसे लागू नहीं किया जाता। ढेर सारे मजदूर जो हैं वो ज्यादा काम करते हैं और उस ज्यादा काम करने के लिए उन्हें ओवरटाइम यूं ही नहीं मिलता है, उनसे ये मुफ्त में काम कराया जाता है जब तक कि वो संघर्ष नहीं करते। और इसीलिए ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार, उस पर जो हमला हो रहा है आज की तारीख में कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार आपको नहीं होगा, 3 साल तक श्रम कानून होंगे ही नहीं। तो जब तक आप ट्रेड यूनियन नहीं बना पाते, जब तक मजदूर इकट्ठा होकर के संघर्ष नहीं करते, तब तक ये जो श्रम कानून इतनी मुश्किल से लड़ के लिए गए, उनका एक छोटा सा हिस्सा भी लागू नहीं होता। बिना संघर्ष के ये कानून लागू नहीं होते, ये कानून लागू नहीं होंगे। ये पुलिस का डंडा नहीं है जो यूं ही अपनी मर्जी से चल जाएगा। ये तभी चलता है जब मजदूर डेली संघर्ष करते हैं। मजदूरों की तरफ से थोड़ी सी ढील हुई और बस कानून गया कचड़े के डिब्बे में, ये हालात है। और इसीलिए जैसे ही आप कहते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं, संगठित होकर के बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं, तो आप मजदूरों के इन कानूनों को, 8 घंटे के काम वाले कानून को भी लागू करने की क्षमता को कमजोर कर दें। इसका नतीजा क्या क्या होगा? अगर आप मजदूर नहीं हैं तो क्या आपको इसके बारे में चिंता करना चाहिए? भाई करना तो चाहिए, इंसानियत की नज़र से करना चाहिए, इस नागरिक की नज़र से, नागरिक की हैसियत से करना चाहिए, हमारे संविधान के लिहाज से करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो सब नहीं भी करते, अगर आप सोचते हैं कि भाई मजदूरों की बात मैं क्यों सोचूं, तो आप सोच लीजिए कि मजदूरों से जब ज्यादा काम कराया जाता है, उनके शरीर की जो क्षमता है उससे ज्यादा काम आप कराते हैं, उसके असर क्या होते हैं? ये जो रेल एक्सीडेंट इस बीच में बढ़े हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये क्या रेल के निजीकरण से नहीं जुड़ा हुआ है? रेल के जो खाली पद हैं उन्हें न भर, अतिरिक्त पद, खाली पद, वो पद खाली छोड़े हुए हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो एक मजदूर है वो अपना काम अकेले नहीं कर रहा, वो कम से कम 3 मजदूरों का काम खुद कर रहा है। इसका मतलब उसके सोने के का समय घट रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो उसमें थकान ज़्यादा हो रही है। और थकान होने से, श्रम शक्ति कम होने से, श्रमिक कम होने से, एक ही काम माने सारे कामों को करने के लिए पर्याप्त मजदूर अगर नहीं होंगे तो एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट इसी की वजह से तो बढ़ रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए कि फ्लाइट्स में जो एयरलाइन पायलट हैं वो दिखने में तो बड़े स्मार्ट लगते हैं, वो तो दिखने में तो लगता है कि भाई ये तो कितना अच्छा कमाते होंगे और बढ़िया खाते पीते लोग लगते हैं, लेकिन ये भी तो मजदूर हैं। और इनसे भी जब जो एयरलाइंस हैं वो कम पायलट से काम चलाते हैं, सफिशिएंट पायलट्स रखते नहीं हैं, एक ही पायलट से कहते हैं कि आप आने के समय भी चलाइए, जाने के समय भी चलाइए, दिन भर चलाइए और नींद को मारिए गोली। तो इससे क्या होता है? इससे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। इससे जो या सिर्फ पायलट की बात नहीं, मेंटेनेंस जो स्टाफ होती है एयरलाइन की, एयरलाइन मेंटेनेंस के एक मजदूर जो एक पुर्जे को सही तरीके से रखेंगे, उनकी संख्या अगर आप घटा देंगे और कहेंगे कि एक ही काम, वो 10 कामों को एक ही मजदूर कर दें, तो आप जो है एक्सीडेंट्स के इसको बढ़ाएंगे। आप कोई भी चीज करने जाएंगे, अभी कल मैंने सुना कि एक महिला जो मेरे बगल में रहती हैं, उनके परिवार की एक महिला है जो स्कूल में पढ़ाती थी, 80,000 रुपया मिलता था, उसे स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया है और कह दिया गया है कि उसी 80,000 रुपये में मैं अब 3 टीचर को रख लूं। स्कूल तो चलेगा, लेकिन एक टीचर का काम, एक टीचर जो है, एक टीचर के तनख्वाह में अब 3 टीचर को रखा जाएगा
और टीचर्स की संख्या कुल जो संख्या है उसे घटा दिया जाएगा। तो इसका असर तो क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की क्या पढ़ाई हो रही है, इस पर तो होना ही है, इस पर तो जाएगा ही। तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जितने ये क्षरण हैं ये श्रम कानूनों में, उनका सबके जीवन पर असर होने वाला है, उनके हमारे जिंदा रहने पर असर होने वाला है, सबके। और मजदूरों के लिए अगर आप मजदूरों के साथ साझेदारी, मजदूरों के लिए एक इंसानियत वाली भावना न भी महसूस करते हैं, बिना शर्म के कह दीजिए चलिए हम महसूस नहीं करते, लेकिन आप अपने लिए तो महसूस करते होंगे, आप अपने लिए तो चिंता करते होंगे, तो अपनी चिंता से ही सही लेकिन आप इसे कर दीजिए। मैंने काफी समय लिया, लेकिन मैं और 10 मिनट लेकर के एक और पॉइंट कहना चाहती हूँ, उस पॉइंट को थोड़ा समझा करके उसके बाद मैं बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, ये कैपिटल वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 में मार्क्स का जो एक सेंटेंस है उसको भी मैं कहना चाहती हूँ। इसमें मार्क्स कहते हैं कि पूंजी जो है वो मजदूर के श्रमिक के स्वास्थ्य को लेकर के, या वो कितना लंबा जिएगा या जिएगी, इसको लेकर के बिल्कुल ही लापरवाह है, उसे कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल बेपरवाह है। जब तक समाज से उस पर दबाव नहीं पड़ता, समाज का जब तक उस पर मजबूरी नहीं बनता, समाज उसे मजबूर नहीं करता, तब तक पूंजी जो है उसे मजदूर कितने साल जिएगा, किन हालातों में जिएगा, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा, इसको लेकर के वो उसको कोई परवाह नहीं। अगर ये है तो ये जो दबाव बनाना है, ये जो मजबूरी बनाने का काम है, ये काम मजदूरों को करना होगा, मजदूरों का संघर्ष करना होगा। मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर बोल रहे हैं, लेकिन मजदूरों का साथ देते हुए पूरे समाज को करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसमें पूरे समाज की भलाई जुड़ी हुई है। ये सिर्फ मजदूर का अपना मामला नहीं है, ये मजदूर के अपने पेट भरने का मामला ही नहीं है, ये पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए जरूरी है। आप इसी चीज को ले लीजिए कि श्रम कानून के खत्म कर देने से, भाई अगर आपको अपने सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी, उनको कोविड-19 हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। भाई कोविड-19 तो कम से कम आपको सिखा दे कि आपके समाज में आप उतने ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत रह सकते हैं जितना आपके समाज का सबसे कमजोर इंसान जितना निश्चिंत है। अगर उस कमजोर से कमजोर इंसान को कोविड-19 हो सकता है और वो उससे मर सकता है या मर सकती है, उसके पूरे जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जिनकी जानें जाएंगी कोविड-19 से या जो बीमार पड़ेंगे वो गरीब होंगे। अमीर जो है वो अपने आप को डिस्टेंसिंग करके और क्या क्या करके वो अच्छे अच्छे घरों में रख लेंगे अपने आप को, लेकिन तब भी आप हमेशा के लिए घरों के अंदर तो कैद नहीं रह सकते, छिप नहीं सकते। कभी ना कभी तो आप निकलेंगे और कभी ना कभी आपको दूसरे इंसानों से जो आपके यहाँ श्रम करते हैं, आपके यहाँ आकर के आप उनको कुछ भी कर लीजिए, आप उनसे जो है वो कॉलोनी में घुसने से पहले टेस्टिंग करा लीजिए, आप कुछ करा लीजिए, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छे रहने की व्यवस्था आपने नहीं किया है तो वो आपके स्वास्थ्य तक भी मामला पहुंच सकता है। ये चीज समझने का वक्त आ गया है और कम से कम कोविड-19 तो इस चीज को समझा देना चाहिए हम सबको। और इसलिए एक बात है, एक और पॉइंट जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं एक तर्क में बताना चाहती हूँ कि आजकल अखबारों में काफी सारे तर्क पढ़ने को मिल रहे हैं, अखबारों में और सोशल मीडिया पोर्टल्स में भी, जो श्रम कानूनों के खात्मे को तालियां बजा रहे हैं, कहने वाह 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 बहुत समय हो गया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह के लेख लिख रहे हैं, लेकिन उनके तर्क क्या हैं, उन तर्कों पर भी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में एक डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो इसमें उनका तर्क ये है कि भाई श्रम कानून बड़े ज्यादा हैं, श्रम कानूनों के होने से श्रमिकों का ही नुकसान होता है, क्यों तो इसमें ये बताते हैं कैसे। ये कहते हैं, मैं एक उदाहरण आपको दूं कि शेखर गुप्ता जो प्रिंट के एडिटर हैं, एडिटर्स गिल्ड के वो हैं, सदस्य हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो शेखर गुप्ता का एक वीडियो है प्रिंट में जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा श्रम कानूनों के खात्मे का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि चलिए ये जो संकट है कोविड-19 का, लॉकडाउन का,
तो संकट के फायदे को हमेशा उठाना चाहिए। संकट फायदे लाता है और संकट के फायदे को उठाने में कभी देरी मत करिए। और आखिर ये श्रम कानूनों को खत्म करने की बात हमेशा से कह रहे हैं शेखर गुप्ता भी और पूंजीपति वर्ग भी बहुत समय से। तो ये तो संकट आ गया, तो संकट ने आपको मौका दे दिया खत्म करने का। इस मौके को लीजिए और फटाफट खत्म कर डालिए। इससे उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए पूंजीपति जो हैं, वो जितने पूंजीपति होते हैं उनके पास हमेशा एक तरह का काम नहीं मिलता। उन्होंने उदाहरण दिया कि शर्ट की कंपनी, ज़ोडायक शर्ट की कंपनी थी, और मैं एक बार कोई शर्ट पहना हुआ था विदेशी ब्रांड का, और ज़ोडायक कंपनी का मालिक जो है उन्होंने आकर के कहा कि अच्छा ये फलाने ब्रांड का है ना, जो इंग्लैंड का है या किसी विदेश की कंपनी अमेरिका का है। तो उन्होंने थोड़ा सा मैंने ग्लानी ये दिखाते हुए कहा कि हाँ ये तो विदेशी शर्ट है। कहा लेकिन इसे तो हम लोगों ने बनाया है। यानी इस शर्ट को तैयार करने वाले वो ज़ोडायक कंपनी के श्रमिक हैं जिन्होंने भारत में तैयार किया। तो भारत में तैयार हुआ शर्ट है ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको कितने ऑर्डर मिलते हैं इस तरह की शर्ट्स तैयार करने के लिए? तो कहा गया कि हमारे पास तो 24 लाख शर्ट्स तैयार करने के ऑर्डर पिछले साल मिले। इस साल कितने ऑर्डर मिले? तो बोला इस साल एक भी ऑर्डर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस साल पूंजी जो है, इस साल वो जो विदेशी पूंजी थी वो भारत से भाग करके वो किसी दूसरे देश में गई जहां उसको ज्यादा सस्ता श्रम मिला या जो भी है। वो वियतनाम चली गई, चाइना चली गई, कहीं चली गई। ठीक, तो इसमें उन्होंने कहा कि इस बार तो मेरे पास आया नहीं एक भी ब्रांड। तो इसका शेखर गुप्ता ये नतीजा निकालते हैं कि देखिए जिस वर्ष में उसके पास में ढेर सारे शर्ट्स बनाने के ऑर्डर आए, उस साल वो ढेर सारे मजदूरों को रखेंगे, उनको तनख्वाह देंगे, सब ठीक ठाक करेंगे। लेकिन जिस साल में उनके ऑर्डर्स घट गए, उस साल में उनको ये अधिकार दीजिए कि वो हायर किया और फायर करेंगे, इसमें ये हटा देंगे मजदूरों को। मजदूर कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कि भाई मजदूरों ने तो सीख लिया ना, कोई कुशलता सीख ली है, उस कुशलता को लेकर के जहां ऑर्डर आए हैं वहां जाकर के वो काम करेंगे। तो मजदूरों को जो है पक्की नौकरी की, पक्के काम की क्या जरूरत? वो जो है वो जहां जहां पर जैसे जैसे पूंजी जहां जहां जाता है वहां मजदूर पीछे पीछे जाएगा। लेकिन पूंजीपति को अगर आपने ये अधिकार नहीं दिया तो एक तरह से पूंजीपति जो है उसको अपनी बिजनेस खत्म कर देनी पड़ेगी। वो तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो वो अपने मजदूरों का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि बिना पूंजीपति के मजदूर कैसे जिंदा रहेगा? ये तर्क है ये जो पूंजीपति के पक्ष वाला तर्क। ये सिर्फ शेखर गुप्ता का नहीं है, लेकिन शेखर गुप्ता शायद इसके बहुत अच्छे तरीके से इसकी वकालत करने वाले क्योंकि हैं, तो मैंने सबसे अच्छा वकालत जो करते हैं पूंजीवाद की और पूंजीपतियों की, उन्हीं का मैंने उदाहरण आपको दिया। तो आइए इनके वकालत जो इन्होंने किया है इसके तर्क का थोड़ा सोचें, इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जाके सोचें। पहला तो ये कि भाई बिना पूंजीपति के श्रमिक खत्म हो जाएगा, ये तो पूंजीपति कहता है। लेकिन जब श्रमिक, इसका मतलब जब श्रमिक घर जाना चाहते हैं, बेंगलुरु से छुट्टी लेकर के मैंने बेंगलुरु से घर जाना चाहते हैं, वो बिहार जाना चाहते हैं, झारखंड लौटना चाहते हैं, उड़ीसा लौटना चाहते हैं, तो उन्हें ताला चाबी बंद करके लौटने नहीं दे रहे पूंजीपति। मालिक जो है वो बंद कर दे रहे हैं, और मालिकों की तरफ से सरकारें जो है वो ट्रेनें नहीं चलने देगा कह रहे हैं, श्रमिकों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो इसका ठीक उल्टा है कि पूंजीपति को श्रमिक की जरूरत है, इतनी जरूरत है कि वो गुलाम रखने को तैयार है, गुलाम रखने के लिए वो ये है। लेकिन उसके बिना वो जानता है कि श्रमिक के बिना, श्रमिक के बिना तो उनका काम नहीं चलेगा। ये तो वो जानते हैं, ये सरकार भी जानती है। इसलिए ये तर्क तो बड़ा कमजोर तर्क है कि श्रमिक जो है उसकी जरूरत पूंजीपति को है। श्रमिक का अच्छा होगा, बढ़िया चलेगा, तब जाकर के पूंजीपति का बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा तो श्रमिक को मिलेगा। ये तर्क कमजोर तर्क है। एक और भी बात है कि देखिए कि जिस समय कंपनी के पास, मानो ज़ोडायक कंपनी का ही उदाहरण ले लीजिए, किसी भी शर्ट कंपनी का, गारमेंट कंपनीज जो कपड़ों की कंपनियां होती हैं, वो पिछले कुछ वर्षों में तो इनका एक तरह से जिसको कहा जाता है बूम, यानी बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। यानी विदेशों से जो हालात ट्रायंगल शर्ट फैक्ट्री में हुआ करते थे 100 साल पहले, वो हालात जो है वो अमेरिका की शर्ट कंपनियों में नहीं है। क्योंकि अमेरिका में बैठी जो शर्ट कंपनी है वो अमेरिका में शर्ट नहीं बनवाएगी, वो शर्ट जो है वो बांग्लादेश में बनवाएगी, वो भारत में बनवाएगी, वो वियतनाम में बनवाएगी, चीन में बनवाएगी। वो कोशिश करेगी कि वो आउटसोर्स करें इसको और कहीं और बनवा दें। तो सप्लाई चेन उसकी नीचे नीचे तक जाती है, अन्य दूसरी कंपनियां हैं वो बना के देते हैं।
तो जिस समय ये कपड़ों की इंडस्ट्री एकदम बूम पर है, जिस समय ढेर सारे नए नए कंपनियां आ गई हैं, ज़ारा जैसी, जो तो फटाफट ऑनलाइन खरीदारी की जगह बनाती हैं, फटाफट पहनिए, कुछ दिन पहनिए, उसके बाद फेंकिए, नया वाला खरीद लीजिए, फैशन की फटाफट नए नए मैंने वो ऐसे बढ़िया फैशन वाला जो ब्रांड है पैसे वाला, उसे सस्ते में आपको मुहैया करा दे रहा है। इस तरह से दुनिया भर में आजकल चलन है। तो ये तो बढ़िया चल रहा है, आपका इंडस्ट्री तो अच्छी चल रही थी, कोविड-19 से पहले तो ठीक चल रही थी ना। तो इसमें मजदूर जो इस इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके हालात क्या थे? शेखर गुप्ता का कहना है कि जिस समय कंपनी बढ़िया कर रही होगी, उसको ऑर्डर्स मिलेंगे, तब तो मजदूर का चंगा होगा, मजदूर को बढ़िया सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मजदूर को तो नहीं मिल रहा था। इसमें आप बच्चों से श्रम करवा रहे थे, आप यंग लड़कियों से श्रम करवा रहे थे, आप श्रम का मंथली आप तनख्वाह देने के बजाय, हर माह में तनख्वाह देने के बजाय कह रहे थे कि 3 वर्ष में एक साथ हम लमसम तनख्वाह दे देंगे लड़कियों को, और लड़कियों का तो भला होगा, क्योंकि लड़कियां जो है वो अपना दहेज खुद जुटा रही हैं। ये तमिलनाडु में चला, उसके बाद में बहुत इसको लेकर के हल्ला हंगामा हुआ, तब जाकर के तमिलनाडु सरकार को इसका बदलना पड़ा कि भाई ये दहेज वाला स्कीम है, ये वाला कम से कम कहना बदलना पड़ा, नाम में तो इसको चेंज करना पड़ा। लेकिन ये चल तो अभी भी रहा है। ऊपर से आप याद करिए कि जिन फैक्ट्रियों में आग लगे हैं, उनमें से बहुत सारे कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं। राना प्लाजा जो बांग्लादेश में है, उसमें एक बहुत बड़ा आग अभी कुछ वर्षों पहले लगा था। जो ट्रायंगल शर्ट फैक्ट्री की हालत थी 100 साल पहले, वही हालात आज बांग्लादेश की शर्ट फैक्ट्री में है, बांग्लादेश के कपड़ों की फैक्ट्री में है, भारत के कपड़ों की फैक्ट्री में है, दिल्ली के कपड़ों की फैक्ट्री में है। श्रम कानून को जैसे जैसे कमजोर किया जा रहा है, श्रम कानूनों को कमजोर कैसे किया जाता है, ये रातों रात जो अभी किया, सिर्फ ये नहीं, इसके पहले से ही कमजोर किया जा रहा है। अभी तो ये कागज पे हटाया जा रहा है, लेकिन पहले भी कोशिश हो रही थी कि कागज पे भले रहें, लेकिन उसको लागू न किया जाए। कैसे? क्योंकि आप कह देंगे मालिकों को कि आप सेल्फ सर्टिफाई कर लीजिए, आप जो है वो अपने से आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं अपने यहाँ श्रम कानूनों का सारा अच्छे से पालन कर रहा हूँ। वाह भाई, सुनने में तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन याद कर लीजिए कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था पूंजी के वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 में, कि पूंजी जो है वो अपने आप से, उसको अपने मजदूर के स्वास्थ्य की, मजदूर के जिंदगी जीवन की कोई परवाह नहीं है। वो तभी परवाह करेगा जब उस पर दबाव बनेगा, और वो सामाजिक दबाव कैसे बनेगा? तभी बनेगा जब समाज की तरफ से कोई लेबर इंस्पेक्टर होगा, उस लेबर इंस्पेक्टर पर दबाव होगा कि आप आइए, रेगुलर इंस्पेक्ट करिए, आप देखिए कि कानून लागू हो रहा है कि नहीं, न्यूनतम मजदूरी मिल रही है कि नहीं। अगर ये काम नहीं होगा तो कहां से ये कानून लागू होंगे? नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो पहले से ये कमजोर किए जा रहे थे और ये लगातार हो रहा था। तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो शेखर गुप्ता के जवाब में, वो एक ज्यादा बड़ी चीज है, जो मेरी आखिरी पॉइंट है, इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद में लगभग घंटा भर होने को आ रहा है, उसके बाद मैं सवाल लूंगी आप लोगों से। अगर कोई सवाल है तो मैं स्क्रॉल करके देख लूंगी, इसलिए सवाल वगैरह अगर हो तो आप उसमें लिख दीजिएगा, मैं कमेंट्स में तलाश करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं जो फाइनल पॉइंट कहना चाहती हूँ वो ये कि आमतौर पे जो दक्षिणपंथी अर्थशास्त्र है, जिससे फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो उनके लेख में वो बार बार जो है वो राजनीतिक अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, यानी उनका मतलब है राजनीतिक अर्थशास्त्रियों से जो पूंजीवाद के पक्षधर अर्थशास्त्री हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्री तो खुद कार्ल मार्क्स और एंगल्स को भी कहा जा सकता है, लेकिन वो मार्क्सवादी थे, वो वामपंथी थे। जो दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री हैं उनका क्या तर्क रहता है? देखिए कि एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है, एक डिमांड साइड। सप्लाई साइड यानी क्या है, आप समझ सकते हैं। सप्लाई क्या होती है? तो पूंजीपति को जिन चीजों की सप्लाई की जरूरत है, किन किन चीजों की सप्लाई की जरूरत है? जमीन की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, और श्रम की जरूरत है। तो इन चीजों को आप आसानी में दीजिए। आप पूंजीपति के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको कहते हैं ना, बिजनेस करने की आजादी, ये तो मोदी जी का भी नारा है। तो बिजनेस करने की आजादी दे दीजिए। कैसे? वो कहते हैं कि भाई जमीन फ्री में दे दीजिए, जमीन किसान से छीन करके आप फ्री में दे दीजिए, पानी फ्री में मुहैया कर दीजिए, और बिजली फ्री में मुहैया कर दीजिए। आप जो है वो पूंजी जो है, लोन लेने को आप आसान कर दीजिए। लोन चुकता न करें तो भाई किसान लोन चुकता नहीं करेगा तो उसका नाम जो है वो पंचायत में लिख करके उसको शर्मिंदा करिए।
लेकिन पूंजीपति जो है वो लोन चुकता ना करे तो आप बैंक को कहिए कि उसको आप लिख दीजिए कि गया, और फिर ले लीजिए, फिर बार बार लीजिए, बार बार लीजिए, बार बार लोन दीजिए, बार बार लोन दीजिए। ये चीज करते हैं। और श्रम की सप्लाई आप आसान करिए, श्रम का कॉस्ट, श्रम को जो जितनी मजदूरी देनी पड़ती है उसको आप घटा दीजिए। मजदूरी भी, और मजदूरी के साथ साथ पेंशन भी, तमाम जो श्रमिकों के अधिकार हैं उन चीज़ों को आप घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए। ये चीज़ सरकार सोचती है कि ये करने से हम पूंजीपति को लाभ पहुंचाएंगे, पूंजीपति का मुनाफा होगा, तो उससे वो बूंद बूंद करके फायदा जो है वो सभी तक पहुंच जाएगा, मजदूर तक भी पहुंच जाएगा। ये उस व्यवस्था का तर्क है जिसकी वकालत शेखर गुप्ता कर रहे थे। तो इसमें दूसरा साइड जो है वो डिमांड साइड है। किसी भी अर्थतंत्र में एक होता है कि भाई आप चीजें बनाते जाइए, खरीदेगा ना कोई, तो खरीदने वाले के हाथ में तो श्रम शक्ति चाहिए। तो ये जो श्रम शक्ति है जो मांग करेगा चीजों की, श्रम शक्ति अगर खर्चा करने वाली शक्ति हाथ में आएगी, गरीबों के हाथ में आएगी, मजदूरों के हाथ में आएगी, तब तो वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे, ज्यादा इसको वो चीजों की मांग कर पाएंगे, चीजों को खरीद के खा पाएंगे। ये चीज अगर आपने श्रम शक्ति नहीं बनाई तो अर्थतंत्र आपका ऐसे ही डूब जाएगा। यानी अगर आपने बाकी सारी चीजें दे भी दी तब भी ये श्रम शक्ति अगर घटता जाएगा, श्रम शक्ति नहीं, सॉरी, क्रय शक्ति, मैंने गलती से श्रम शक्ति कहा, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति अगर घटता जाएगा, हाथ में क्रय शक्ति अगर घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, तो वो अर्थतंत्र कभी स्वस्थ तो हो नहीं पाएगा। और क्रय शक्ति कहाँ कहाँ से घटती है? जैसे आपने अगर पूंजीपति को ढेर सारा लोन दे दिया, हमारे पब्लिक बैंकों से दे दिया, बैंकों में कौन हमारे सेविंग्स रखता है? साधारण लोग जाकर के बैंक में अपना जमा करते हैं, खाते में जमा करते हैं चीजें, उन्हीं खातों के जो जमा पूंजी है उसी से तो बैंक लोन देता है। तो बैंक ने जो लोन दिया उसमें अगर आपने इंटरेस्ट के रेट को कम कर दिया, आपने कह दिया कि पूंजीपति को हम कम इंटरेस्ट में लोन देंगे, ले लो लोन, ले लो, वापस भी मत करना कोई बात नहीं, लेकिन हम और देते जाएंगे आपको। इससे क्या होगा? इससे जो बैंक में खाते में पैसा डाल रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए उनके नुकसान से उनकी क्रय शक्ति कम हो रही है। इससे आपका अर्थतंत्र जो है वो, वहां से आप सोच रहे हैं कि यहां से हम इसको मजबूत किए जा रहे हैं, लेकिन वहां से आप टैप खुला छोड़ रहे हैं और वहां से पानी निकले जा रहा है, पानी निकले जा रहा है। इसलिए यहां से आप शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से वो कमजोरी होती जा रही है, आपका अर्थतंत्र का जो है टायर पंक्चर हुए जा रहा है वहां पर। इसी तरह से अगर आपने मजदूरों की मजदूरी कम कर दी, मजदूरों का पेंशन कम कर दिया, मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर दिया, मजदूरों के लिए जो सेफ्टी के रेगुलेशंस है, सुरक्षा के जो कानून बने हैं उन सबको हटा दिया, खत्म कर दिया, इन सारी चीजों से आप जरूर पूंजीपति का जो कॉस्ट है, पूंजीपति का जो खर्चा है उसको तो आप कम कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें जो क्रय शक्ति है मजदूर की और इस समाज में आपके ज्यादातर लोगों की, इसका मतलब क्रय शक्ति आप कम कर दे रहे हैं, और इससे आप अपना जो आपका जो अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र का जो चक्का है उसको आप खुदे जाम कर दे रहे हैं। ठीक, और इसमें इस चीज को समझना बेहद जरूरी है और ये पूछना जरूरी है कि बिजनेस करने की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कराना चाहते हैं, लेकिन ईज ऑफ डिग्निटी वर्क एंड लाइफ, यानी आपके काम में आपके सम्मान, काम का, सम्मान का, जीवन की जो एक आसानी होनी चाहिए। यानी आपका अगला जो है खाना के लिए आप कहाँ आपको परेशान होना पड़े, जो आज के समय में हमारे देश भर के मजदूर, सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, देश भर के मजदूर परेशान हो रहे हैं कि अगला खाने को हमें कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें घर के ऊपर जो छत है उसका अगर हम रेंट नहीं भर पाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कैसे बचेंगे यहाँ पे, ये जो सोचना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो पैदल पैदल चले जा रहे हैं, उसमें जान भी चली जाए, कोविड-19 से जाए, किसी और चीज से जाए, एक्सीडेंट से जाए, जिस भी चीज से जाए, इसे क्या कहा जाएगा अगर ये मजदूरों की जीवन की हत्या नहीं कही जाएगी, मजदूरों के सम्मान की हत्या नहीं कही जाएगी इसे। तो ये जो मजदूरों के सम्मान की, मजदूरों के जीवन की, मजदूरों के स्वास्थ्य की हत्या हो रही है और उस हत्या पर ठप्पा लगाने का काम सरकार कर रही है श्रम कानूनों को खत्म करके, इसके खिलाफ लड़ना, इसके खिलाफ बोलना कितना जरूरी है। गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए जो भी किया जाता है उसे कहा जाता है, हमारी जो गोदी मीडिया है वो कहती है ये तो सब्सिडी है। गोदी मीडिया ही नहीं,
जो पूंजीपति के और पूंजीवाद के वकालत करने वाले जितने तथाकथित पत्रकार हैं, वो सब तो यही कहते हैं, वो तो सब्सिडी है, उनकी भाषा देखिए, वो कहते हैं ये सब्सिडी है। ठीक है, लेकिन पूंजीपति को जो मुफ्त में जमीन मिलता है, मुफ्त में पानी दी जाती है, मुफ्त में बिजली दी जाती है, एक पूरे अस्पताल खड़ा करने के लिए जो है 1 रुपये में 1 रुपया पर एकड़ में आप जमीन दे रहे हैं निजी कंपनी को, और निजी कंपनी जो अस्पताल बना रहे हैं, बंबई में कम से कम 10-15 इस तरह के बड़े निजी अस्पताल। लेकिन मैंने देखा कि बंबई में, जिस शहर में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस हमारे भारत में हो रहे हैं इस समय, ज्यादातर उसमें गरीब हैं, ज्यादातर उसमें श्रमिक हैं, जो बहुत ही जो झुग्गियों में रहते हैं, जो चॉल्स में रहते हैं, उनमें ये तेजी से फैला है, उनको ये हुआ है ये बीमारी। तो उनका इलाज कौन कर रहा है? उनका इलाज सरकारी अस्पताल कर रहे हैं, सरकार कर रही है 80% लोगों का। और जो बाकी जो निजी अस्पताल हैं, जो खूब कमाते हैं, जिनको मुफ्त में जमीन मिली, जिनको मुफ्त में न जाने क्या क्या मिलता है, बिजली पानी, ढेर सारी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं, वो संकट की घड़ी में काम आ रहे हैं? वो संकट की घड़ी में जो है वो बीमारों की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना, हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं करेंगे। सरकार को उनको बिठा करके उनकी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि अच्छा 1000 नहीं 2000 मरीजों का कम से कम आप सारे निजी अस्पताल मिल करके आप देखभाल कर लीजिएगा, बाकी जो हजारों बीमार हैं उनका हम ही देखभाल करेंगे, सरकारी अस्पताल देखभाल करेंगे। भले ही सरकारी अस्पतालों को कमजोर कर दिया गया हो इतने समय में, लेकिन काम तो वही आ रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। तो ये जो सच्चाई है, तो भाई ये जो अमीरों को जो दिया जाता है उसे सब्सिडी क्यों नहीं कहा जाता? ये जो उनको मुफ्त में दिया जाता है, लोन जो है वो कम रेट में दिया जाता है, लोन ना चुकाओ तो कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाओ और लोन ले लो और लोन ले लो कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंसेंटिव। इसे कहते हैं कि आपको कोई काम करने के लिए आपको एक तरह से प्रोत्साहन, ये प्रोत्साहन है और वो सब्सिडी है। ये भाषा का क्या खेल है भाई? ये एक तरह से आप खुद से पूछ लीजिए। और मैं अंत इसी को लेकर के कहूंगी, अपनी बात का अंत ये कह करके करूंगी कि देखिए कि मेरा मानना है कि संकट की घड़ी में एक तरह से आप अगर खुद को मार्क्सवादी समझें ना समझें कोई बात नहीं, वामपंथी समझें ना समझें कोई बात नहीं, आप अगर कोई भले मानस भी हैं जो मजदूरों की पीड़ा को देख करके परेशान हो रहे हैं इस समय, मैं आपसे कहूंगी कि लेकिन मजदूर और श्रम और पूंजी के रिश्ते को समझने के लिए, सरकार और श्रमिक के रिश्ते को समझने के लिए अगर आप थोड़ी बेहतर समझदारी बनाना चाहते हैं तो मार्क्स एंगल्स से अच्छा टीचर इसमें कोई नहीं हो सकता है। आप उनकी सारी बातों को ना भी मानिए कोई बात नहीं, आप कम्युनिस्ट पार्टी में अगर फिलहाल न भी शामिल हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जानने में आपको सुविधा होगी, आपको मदद होगी। ऑल इंडिया पीपल्स फोरम से आप जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हमसे जुड़े हुए जितने संगठन हैं वो मजदूरों श्रमिकों की मदद में कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत तरह के विचारधाराओं से लोग ऑल इंडिया पीपल्स फोरम में शामिल हैं, जिसमें समाजवादी भी हैं, जिसमें वामपंथी भी हैं, जिसमें गांधीवादी भी हैं, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, जिसमें श्रमिकों के लिए के जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी शामिल हैं, महिला संगठन भी शामिल हैं, नारीवादी भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं, छात्र संगठन भी शामिल हैं। तो इसमें आप शामिल भी होकर के आप भी मदद कर सकते हैं। आप AIPF के पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इस तरह से रोज़ एक बातचीत ऑल इंडिया पीपल्स फोरम करा रही है इसी पन्ने से, तो इस पन्ने को आप फॉलो करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। मैं अभी देखती हूँ कि कोई सवाल है क्या, मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं। मुझे तो कम से कम दिखा नहीं, लेकिन एक बार मैं फ़ोन उठा करके ठीक से देख लेती हूँ कि कोई सवाल है कि नहीं है। क्या कोई सवाल है क्या? अगर मनोज जी देख रहे हो तो आप थोड़ा बता दीजिएगा मुझे कि अगर, क्योंकि मुझे इसमें सवाल दिख नहीं रहे हैं। पुरुषोत्तम जी या मनोज जी, अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ आपको दिख रहा हो, किसी ने सवाल लिखा हो तो उस सवाल को ज़रा फिर से लिख दीजिए तो मुझे दिख जाएगा। मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे तो इसमें दिखा नहीं, लगता है सवाल है नहीं ना।
तो मैं साइन ऑफ कर देती हूँ क्या गिरिजा जी? अगर और कोई सवाल इसमें नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। जितने अगर किन्हीं लोगों ने सवाल किया हो और यहाँ मुझे ना नजर आ रहा हो, मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट्स में ही मैं उसके जवाब को मैं लिख दूं। और जितने चीज़ों का मैंने जिक्र किया इस बातचीत में, उसको मैं कमेंट्स में साझा करने की कोशिश करूंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक ना भी सुना हो तो आप इसलिए इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और AIPF के पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। AIPF से जुड़ करके ज़रूर आप लोग भी प्रगतिशील आंदोलन को, हमारे देश के लोकतंत्र को, मज़दूरों के अधिकारों को ज़रूर ताकत दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइए।